नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमानों के साथ मैं हूं विपुल सिंह। नजर सबसे पहले आज के एजेंडे पर। पीओके बलूचिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी जातियों के खिलाफ बुलंद हुई लोगों की आवाज। बलूचिस्तान ने पीएम मोदी से की मदद की गुहार। बड़ा सवाल, क्या भारत की कूटनीति से चारों खाने चित हुआ पाकिस्तान? और संसद के मानसून सत्र में 14 बिल हुए पास। जीएसटी संविधान संशोधन पास करवाने में सरकार हुई कामयाब। दो खास मुद्दे। सबसे पहले बात करेंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान दिया गया, उसके बाद आपको बता दें कि सुबह से ही सोशल मीडिया के ऊपर तमाम बलूच के लोगों ने लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए। लगातार ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर। बलूचिस्तान की तरफ से जो है तमाम लोग जो है वो मीडिया में आके बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो अपील कर रहे हैं कि भारत इस मामले में इंटरफेयर करे। कई लोगों के बयान जो है आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए गए। बताया गया किस तरीके से पाकिस्तान जो है लगातार बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म कर रहा है, कितने लोग मारे गए हैं। उनका 60-70 साल से वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठी है और वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ को जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए, यूएन के अंदर उठाए। आपको बताते हैं कि बलूच नेता जो है नायला बलूच की तरफ से भी काफ़ी जो है स्ट्रांग मैसेज दिया गया है पाकिस्तानी सरकार को। इसके अलावा आपको बता दें गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं लगातार, आज सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस तरीके से बाबा जान की रिहाई की मांग उठी है, पाकिस्तान सेना की तरफ से जो 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की मांग हो रही है। क्या कुछ स्थिति है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें आज तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और कल प्रधानमंत्री के बयान के बाद आज आपको बता दें कि मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा अगले साल तिरंगा पीओके में लहराया जाएगा। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, वो भी सुनते हैं। की तिरंगा यात्रा का प्रारंभ भी इसी आह्वान से करेंगे कि एक और आजादी की लड़ाई अभी बाकी है और हमारा वही क्षेत्र, हमारे भाई जो पाक अधिकृत नाजायज कब्जे में हैं जम्मू कश्मीर के हिस्से में, उनको किस प्रकार वहां से छुटकारा दिलवाया जाए, स्वतंत्र किया जाए, ताकि वो आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा बन सके। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता आनंद साहू जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, कल जिस तरीके से एक मैसेज दिया गया, अपने आप में एक बड़ा कदम उठाया गया भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से और लगातार इसी कार्यक्रम में घटना चक्र में हम कई दिनों से, जब से बुरहान वानी की मौत का मामला सामने आया है, इनकाउंटर का मामला सामने आया है, तब से हम चर्चा कर रहे थे और ये कहा गया कि ग्राउंड जो है वो बदलना चाहिए भारत को, वो कश्मीर ना होकर के पीओके के अंदर होना चाहिए। बलूचिस्तान में मानवाधिकार का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा है भारत? क्या प्रधानमंत्री ने अब उस तमाम बातों को लेकर के जो उठाया और जिस तरीके का जन समर्थन बलूचिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये भारत में जो लोग भी भारत पाकिस्तान संबंधों पर गहराई से नजर रख रहे थे, जिनको पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीति की जानकारी थी, कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका की संपूर्ण ये सब लोगों का लंबे समय से ये की मांग रही है कि जिस ढंग से पाकिस्तान हमारे मामले में इंटरफेयर करके और हमको कई बार मजबूर कर रहा है, कई बार जो है उसका जवाब ये हो सकता है कि सठे साठियम समाचरित की तरह हम भी जो उनके यहाँ के राष्ट्रवादी आंदोलन है, अलगाव के आंदोलन है, मानवाधिकार के आंदोलन है, उनको उनकी आवाज हम भी उठाएं और उनको रक्षात्मक होने को मजबूर करें। और कश्मीर की कूटनीति सफल रणनीति यही हो सकती है कि अगर वो हमारे कश्मीर पर बात कर रहे हैं तो हम उनको बताएं, हम उनके कश्मीर पर बात करेंगे कि भैया आपने जो कश्मीर कब्जा किया हुआ है वहां के लोगों का प्लेबिसाइट कराओ, वहां के लोग क्या चाहते हैं और फिर वहां के लोग जो आजादी की मांग कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, उनका हम साथ दे। जब पाकिस्तान खुलेआम साथ दे सकता है, बोल सकता है, तो भारत को इसमें समस्या क्या है? आज तक भारत ने अपने को इससे बिल्कुल अलग रखा। 1971 में इंदिरा गांधी ने जरूर जो है हस्तक्षेप किया और उसका परिणाम हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान इस समय भी एक समय आ सकता है, इस समय अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान के क्षेत्रफल का करीब 40% भाग है। हालांकि वहां की आबादी कम है, 78 लाख के आसपास आबादी है जी। लेकिन दुनिया भर में जो लोग भी बलूच के लोगों ने स्वायत्ता की मांग की, आजादी की मांग की,
वो इस समय या तो निर्वासित हो चुके हैं, मार डाले गए हैं, और ये माना जा रहा है कि करीब करीब पिछले 20 सालों में आपने 19 से 20 हजार लोगों को मार दिया है। तो अलग अलग स्थिति बन रही है। अभी तक भारत ने कुछ किया नहीं है। परिणाम देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से बाहर आकर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। हमारे पास केवल खबर पहुंची है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि बलूचिस्तान में जिस ढंग से पाकिस्तान की सेना, वहां की जो है पुलिस बल, वहां जिस ढंग से वहां हत्याएं कर रहे हैं, जिस ढंग से वहां अत्याचार कर रहे हैं, वहां के लोगों को बाहर निर्वासित होना पड़ रहा है, वहां बम्बार्डिंग होती है, या पीओके में जो मानवाधिकार का उल्लंघन है, पीओके को आज तक राज्य तक नहीं बनाया गया है, वो एक कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कश्मीर से कश्मीर अफेयर्स है, उससे वो गवर्न हो रहा है, तो इनको हम क्यों नहीं उठाए? तो केवल इस आवाज का इतना अंतर है कि आज आप देखेंगे तो बलूचिस्तान में दुनिया भर में जितने नेता रह रहे हैं, सबने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया है, चाहे ट्वीट से दे, फेसबुक से दे, अखबारों को इंटरव्यू दिया, यहां तक कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर रहने वालों ने इंटरव्यू दिया है कि नरेंद्र मोदी का हम जो है इस बात का स्वागत करते हैं, एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते उनको इसमें मदद करनी चाहिए थी। तो इससे लगता है कि भारत अगर इस कूटनीति पर आगे बढ़ता है, दुनिया भर में पीओके से रहने वाले लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को रह के इकट्ठा करता है, उनकी आवाज को बुलंद करने में करता है। केवल भारत को ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में हम आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सके, हम हिंसा का समर्थन नहीं कर सके, तो ये तय मानिए कि पाकिस्तान दबाव में आएगा। ये भी तय मानिए कि जिस ढंग से वहां राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए हैं, सिंध में अलग है, फाटा में अलग है, बलूचिस्तान में अलग है और पीओके में अलग है, एक समय ऐसा आ सकता है कि पाकिस्तान का फिर विखंडन हो सकता है और ये संभव है कि केवल पंजाब ही वहां न रह जाए। आपसे एक चीज और मैं आगे जाऊं उससे पहले बहुत संक्षेप में टिप्पणी देना चाहूंगा। आज जो उसमें हमने देखा पीओके के अंदर और तमाम जगहों पे जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उससे क्या मैसेज हम लें कि ये मान के चलें कि लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भारत क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा है, उनका कोई सहारा नहीं बन रहा था, देरी की भारत ने? नहीं, भारत ने बिल्कुल देरी की और भारत की कूटनीति, मुझे हमेशा आश्चर्य होता रहा है कि कश्मीर के मामले पर इतना रक्षात्मक क्यों है, जबकि हमारे यहाँ के कश्मीर में चुनाव होते हैं बाकायदा और वो चुनाव निष्पक्ष होता है, वहां सरकार चलती है, उसको स्पेशल स्टेटस तक मिला हुआ है। वहां के कश्मीर को कोई अधिकार नहीं है, गिलगिट बल्तिस्तान को कोई अधिकार नहीं है, एक सामान्य नागरिक का अधिकार जो कहा जाता है वो नहीं है, वो पाकिस्तान के राष्ट्रीय असेंबली के लिए वोटिंग तक नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है कि ये आवाज भारत क्यों नहीं उठाता रहा है। लेकिन इस समय अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी ये कहना कि अभी पीओके के लोग बिल्कुल भारत के साथ या भारत के खड़े होने से ही खुश है। लेकिन ये बात जरूर है कि भारत की आवाज निकलने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ी है, उनका हौसला बढ़ा है। अब भारत पर निर्भर है कि कैसे हम उन लोगों को साथ लेकर के और पाकिस्तान को दबाव में लाए। लेकिन अब जो संकट उसमें एक आने वाला है कि पाकिस्तान ने बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक कहिए या उसकी मजबूरी है, जो उसने चीन को सीमा क्षेत्र सौंप दिया है, जो चीन का पाकिस्तान चीन कॉरिडोर बन रहा है, वो बिल्कुल पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक जो जा रहा है, उसके कारण चीनी सैनिक वहां पर हैं, चीन का आर्थिक इंटरेस्ट वहां पर हो गया है। तो वो एक बड़ी समस्या होगी कि पाकिस्तान के साथ साथ आपको इस कूटनीति में चीन से भी निपटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, साहू साहब आपसे जानना चाहेंगे, आज कल प्रधानमंत्री का बयान आया, आज आपके मंत्री कह रहे हैं हम अगले साल पीओके में जाके तिरंगा लहराएंगे, इसे क्या कहें, बड़बोलापन है या कोई रणनीति तैयार है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि एक साल के अंदर आप जाके वहां तिरंगा आप लहराएंगे? यहाँ लाल चौक में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके के प्रदर्शन होते हैं, वो हम देख रहे हैं। देखिए विपुल जी, सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की ताकत। आज पहली बार आप देखिए तो पूरे देश के सभी पार्टी के लीडर्स यूनानिमसली एक आवाज में भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ एक साथ खड़े दिखे। और ये सबसे बड़ी ताकत है जब हमारी पूरी कौम एक साथ कह रही है कि कश्मीर का इशू जो है वो देश का इशू है। और जो ये कश्मीर की बात हम जब कहते हैं कि इसको 4 हिस्से में बात आती है, पहला ये होता है कि जम्मू होता है, फिर कश्मीर घाटी है, फिर लद्दाख है और पाक अधिकृत कश्मीर भी है।
अब यहाँ पर ये सवाल ये होता है कि भारत जब से आजादी के बाद लगातार कश्मीर में विकास के लिए एजेंडे पे एजेंडे करते रहती है और अभी 2 साल में 80,000 करोड़ वहां के विकास के लिए भारत सरकार ने एक मुश्त वहां पर डेवलपमेंट का एक खजाना खोल दिया है। उसके बाद भी केवल और केवल एकमात्र कारण पाकिस्तान का जो क्रॉस टेररिज्म जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, उसके कारण और वहां के जो भोले भाले लोगों को सो कॉल्ड जो पाकिस्तानी समर्थक लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनको ये भी कह सकते हैं जो लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद, ये सारे संगठनों के जो बाहर से जो पैसे आते हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण कहिए या मुस्लिम का धर्म के नाम पर जो उनका एक एजेंडा चल रहा है, वो सारे विषय पर जिस तरह से वहां के लोगों का दोहन हो रहा है। आप देखिए वहां जब जब कश्मीर में इस तरह की घटना होती है तो इसका मतलब समझ जाइए कि पाकिस्तान में हालत बहुत बदतर हो गया है। उसका ये गलत तरीके से बेजा इस्तेमाल करके हमारे लोगों का कंधे में बंदूक रख के भोले भाले लोगों का तो आप इस तरह से नाजायज तरीके से अशांत करके आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि आप अगले साल जाकर के वहां झंडा फहराएंगे, ये आप निश्चित रूप से देखिए हम फहराएंगे क्या, हमारे जब जनता हमारे साथ है, वहाँ के लोग खुलेआम अभी लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ, वहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरा देश में। हम इस दुनिया में हम लेके जाएंगे ये विषय को। हमारे पीएम साहब ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है और हमारे पीएमओ के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कि तुम हमारे अंदरूनी बात पे बात करोगे तो तुम्हारी हैसियत पूरा दुनिया को बताएंगे और तुम्हें ऐसा नंगा कर देंगे कि तुम भीख मांगने के लायक भी नहीं रहोगे। ठीक शकील साहब आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि ये जो बातें अब कही गई कि अगले साल जो है वो पीओके के अंदर तिरंगा लहराया जाएगा, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, आनंद साहू उसी पार्टी के हैं, वो उन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं जानना चाहूंगा कि आपको लगता है जो गियर चेंज किया गया है ये भारत की तरफ से संसद के अंदर तो रेजोल्यूशन बहुत पहले इसको लेकर के पास हो चुका है, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह की बात मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है कही गई हो, इसको लेकर के जो आक्रामक रुख भारत ने अख्तियार किया है, आपकी टिप्पणी उस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस विषय पर अब टिप्पणी मांग रहे हैं, तो इसमें टिप्पणी का कोई खास विषय नहीं है। अब देखिए कि कश्मीर इशू पर ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई जी, और ऑल पार्टी में सभी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को आगे बढ़ने के लिए कहा और सभी लोग उनके साथ हैं। अगर उसका नतीजा ये है जो अभी अवधेश जी बहुत डिटेल से बता रहे थे, बहुत अच्छे से इन्होंने विश्लेषण किया है कि अगर उसका नतीजा यह है कि सरकार को पूरा गैरअप होना चाहिए, सरकार का हौसला बढ़ना चाहिए, सरकार को आगे कार्य भी करना चाहिए, तो इसके लिए अगर वो कार्यनीति बनाते हैं तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। ये को जो है वो हमारा अभी कश्मीर को जब हम कहते हैं कि हमारा अभिंग यंग हमारा हिस्सा है, अंग है, तो वो पीओ को भी उसमें शामिल है। तो वो नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि इतना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर इतना आसान था तो इतना लंबा वक्त कोई भी सरकार रही हो, हम अब तक कश्मीर समस्या का हल क्यों नहीं ढूंढ पाए? देखिए, कश्मीर का समस्या का हल ढूंढने की बराबर प्रयास होता है और स्ट्रेटजी भी बनती है। अभी एक स्ट्रेटजी का नया पार्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि कल अगर सफल ना हुए तो आज भी हम सफल ना हो, चाहे किसी की सरकार हो। देश हित में तो यही है ना कि विपक्ष सारी सरकार को शक्ति प्रदान करे देश हित में। अब उनके पास अगर कोई स्ट्रेटजी सही और अच्छी है तो जैसा अवधेश सिंह जी ने एकदम पूरा विस्तारित बताया है कि हमारा सबसे अच्छा स्ट्रेटजी है कि उनके यहां भी हम इंटरफेयर करें। जब वो हमारे यहां बाज नहीं आ रहे हैं गड़बड़ करने में, तो उनके यहाँ भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, कहीं देश उनके नए राज्य बनाने की, कहीं देश बनाने की, सिंध का आंदोलन, बलूचिस्तान का आंदोलन कोई आज का नहीं है, बहुत दिनों का है। अंग्रेज उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो हमने जो स्ट्रेटजी थी
थोड़ा सा हम और व्यापक करने लगेंगे तो निश्चित रूप से पाकिस्तान तो देखिए कहीं पर उनकी है चल नहीं रही है, उसकी जो सरकारें हैं, एक तरफ फौज है, वेस्टर्न साइड में पूरा उनके कंट्रोल से बाहर हालात हैं, और ये पीओके पर कश्मीर के इशू को करके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करने की प्रयास और कोशिश वो करते रहते हैं। सेना को भी थोड़ा देर के लिए वो थोड़ा सा दूर रखते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इस तरह की। तो ये इस तरह के काम है। लेकिन भारत अगर एग्रेसिव इसमें होगा डू एंड डाई के लिए कि तुम गलत करोगे हम भी करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर जो अवधेश जी ने कहा उस पर ख्याल करना पड़ेगा कि वहां पर तालिबान से भी एक जंग लड़ रहा है, तो वो ऐसा ना हो कि वो फोर्सेस जो है, जो आतंकवादी फोर्सेस है, वो जो आतंक के जरिया आम इंसानों का कत्ल खून करता है, उसको इंकरेजमेंट नहीं मिलना चाहिए। बस आपसे जानना चाहेंगे उपेंद्र जी, क्या ये मान के चलें कि जो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस कहा जाता है, उस नीति को भारत ने अपना लिया है? तमाम जो नीतियां अब तक रही, अब ये नई नीति है। और दूसरा, जिस तरीके का समर्थन सोशल मीडिया के जरिए या फिर जो तमाम तस्वीरें आज सुबह से तमाम चैनलों पे दिख रही हैं, हम भी दिखा रहे हैं बार बार, किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला है गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, कैसे देख रहे हैं आप इसे, जो लोगों का समर्थन वहां पे मिल रहा है इस बयान पर? ये जो पार्ट ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में अपने हिसाब से 3 टुकड़े कर दिए हैं। एक तो गिलगिट बाल्टिस्तान नाम का एक अलग क्षेत्र बना दिया है, एक को अभी भी पीओके, जिसको आज़ाद कश्मीर एक को बोलता है, वो भी जो पीओके का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में, और एक तीसरा हिस्सा है जो उसने चीन को गिफ्ट कर दिया है। चीन को उसने गिफ्ट किया है इसके बावजूद कि पाकिस्तान उस क्षेत्र को अपना हिस्सा नहीं मानता है। जो पीओके है, इसको हम अपना हिस्सा मानते हैं रहे शुरू से। हमारा मानना है कि जम्मू और कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अटूट हिस्सा है। ये सभी नेता कहते रहे हैं, सभी मंचों पर कहा जाता रहा है, विदेशी में भी जब बात चलती है तो यही कहा जाता है कि पीओके है जो हमारा अटूट हिस्सा है, अटूट अंग है, जिसमें वो पीओके भी और भारत का भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान कभी भी अब तक नहीं माना है कि वह इलाका है जो उसका अभिन्न हिस्सा है। उसका जो अपना ऑफिशियल प्रोविंसेज है उसमें पीओके शामिल नहीं है, उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान शामिल नहीं है। इसके बावजूद एक हिस्से को उसने चीन को गिफ्ट कर दिया है। अब कोई उससे पूछे कि जब आपका है ही नहीं तो आप किसी को गिफ्ट कैसे कर रहे हैं? चीन से पूछे कि जब जो आपको गिफ्ट किया गया है वो तो पाकिस्तान का है ही नहीं, खुद पाकिस्तान का जो अपना स्टैंड है उसके अनुसार वो उसका हिस्सा नहीं है, वो उसको आज़ाद कश्मीर मानता है। वो उसको एक और नाम दे दिया है, और एक उसने मिनिस्ट्री बनाई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री, जिसका थोड़ा उल्लेख किया था इन्होंने, अवधेश जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड नॉर्थ एरियाज। गिलगिट बाल्टिस्तान को पहले नॉर्थ एरियाज का नाम था, उसको काना कहा जाता है, काना मंत्रालय पाकिस्तान में, कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज अभी भी वही नाम है। तो पाकिस्तान ने उसको कभी भी अपना अभिन्न हिस्सा नहीं माना, और वहां के लोगों को जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स होता है वो नहीं दिया गया, जो सिविल राइट्स जो होता है अभी नहीं दिया गया। गिलगिट बाल्टिस्तान में जो अंग्रेजों के जमाने का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है वो 90 तक उसी के हिसाब से वहां रूल होता रहा। उसके तहत है कि वहां के लोग जो कुछ ट्राइब्स हैं वो अगर अपना कहीं जाएंगे भी तो पुलिस को इन्फॉर्म करके जाएंगे। उसके अनुसार एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको क्रिमिनल मान लिया जाता। कुछ ट्राइब्स का जो उस लिस्ट में नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में अंग्रेजों का, उसी के हिसाब से 90 तक वहां के लोगों को रूल किया गया है। तो पूरा इनह्यूमन तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया गया। सिर्फ यह और उनके मन में भारत के खिलाफ भी ये उड़ाया गया। तो ये जो पाकिस्तान का है वो हमें भी आश्चर्य की बात होती है कि अभी तक भारत सरकार डिफेंसिव क्यों रही है। तो सही है कि उसको अपना अभिन्न अंग माना है। कोई भी नेता, कोई भी डिप्लोमेट भारत का ये मानता रहा कि वो जो पीओके है वो हमारा ही हिस्सा है, लेकिन वहां के लोगों के प्रति कभी भी चिंता नहीं व्यक्त की गई। ये आश्चर्य होता है, ये देखना पड़ता। तो उसका एक कारण है कि भारत है जो हमेशा डिफेंसिव रहता था, और उसका कारण है कि यूनाइटेड नेशंस में जो रिजोल्यूशन है, हमें लगता है उस रिजोल्यूशन से भारत हमेशा डरा हुआ रहता है, जिसमें वहां जनमत संग्रह की मांग की गई है। उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान करता है, लेकिन भारत चाहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा न बने, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो रिजोल्यूशन है, लेकिन उसके लिए भी अगर रिजोल्यूशन पर आगे काम नहीं हुआ है तो उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। उसमें रिजोल्यूशन का पहला लाइन है, पहली शर्त है कि पाकिस्तान अपनी सेना को वहां से
बाहर करेगा। दूसरी शर्त है कि भारत अपनी सेना को कम करेगा, और तीसरा है कि ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएगी तब वो जनमत संग्रह होगा। और उस समय अगर पाकिस्तान ने अपनी सेना को हटा ली होती तो हो सकता है 1-2 साल के अंदर ही जनमत संग्रह हो जाता। और उसमें जो स्थिति वहां थी, जिस तरह से कबायलियों ने हमला किया था, कश्मीरियों पर लूटपाट मचाई थी, निश्चित रूप से वहां की जो जनमत है वो भारत के पक्ष में होता। लेकिन पाकिस्तान को डर लग रहा था कि जनमत संग्रह होगा तो कहीं भारत के पक्ष में न चला जाए। तो बाद में जब शेख अब्दुल्ला का जो ये हुआ, उनको हटाया गया, जेल में डाला गया, स्थितियां और बिगड़ी, उसके बाद फिर जनमत संग्रह के लिए हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान है जो इस इलाके से अपने हिस्से को वापस नहीं कर रहा। तो ये जो नई स्ट्रेटजी है जी सरकार की है, वो भी अभी ओपनली तो हुआ नहीं है। जी जी जी, ये तो ऑल पार्टी मीटिंग। चलिए आता हूँ, सेकंड राउंड में आता हूँ आपके पास उपेंद्र जी, और डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत छोटी टिप्पणी अवधेश जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जो जितेंद्र सिंह का बयान है कि अगले साल तक वहां पे हम झंडा लहराएंगे, ये आपको बड़बोलापन लग रहा है या आपको इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी लग रही है, पॉलिटिकल बयान लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? सिर्फ ये एक राजनीतिक बयान है। अभी ये कहना कि 1 साल में, अगले साल हम वहां पाकिस्तान के झंडा फहरा देंगे, भारत का झंडा फहराएंगे, ये जरा जल्दीबाजी है अभी कहना। अभी तो केवल एक स्टेटमेंट आया है, इतना ही है। उस स्टेटमेंट का असर अभी देखा जा रहा है। उस स्टेटमेंट में ये है कि विदेश मंत्रालय को ये कहा गया है कि आप जो है, जो भी एक्सपैट्रिएट हैं, जो भी पीओके से बाहर चले गए हैं, विदेश में कर रहे हैं, उन सब से संपर्क करें, उन सबको इकट्ठा करें, वो वहां करें, फिर उसके आगे उनसे बातचीत करके हम रणनीति बनाएं। लेकिन इसको हम उठाएंगे तो अभी तक तो मामला वही है जी। जितेंद्र सिंह कश्मीर से आते हैं, जम्मू से आते हैं, और वहां की एक अलग भावना है, तो जरा भाषण में उत्साह से कहा ही जाता है। लेकिन ये अभी जल्दीबाजी है। अभी भारतीय जनता फहराने का कि उसमें कोई मुझे 1 साल के अंदर संभावना नहीं दिखती है। 1 साल के अंदर इतना जरूर हो सकता है कि अगर भारत थोड़ा एग्रेसिव कूटनीति करे, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं कि पैराडाइम स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है ये भारत की पॉलिसी में जी। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन इस बीच एक बयान आ रहा है एमईए की तरफ से, जो आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था भारत को बातचीत के लिए। उस पर यह कहा गया है एमईए की तरफ से कि भारत जो है किसी भी बातचीत के लिए तैयार है, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने के लिए। लेकिन जो है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जिस तरीके का जो इन्फिल्ट्रेशन है, नाम दिया गया है बहादुर अली का, ये अगर इन तमाम चीजों को लेकर के पाकिस्तान कोई काम करता हुआ दिखाई देता है तो भारत आपसी रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेगा, रेलिवेंट इशू पे बात करेगा। वो रेलिवेंट इशू है क्या, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर सवाल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अभी टिप्पणी आई। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कल प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया पीएको को लेकर के, बलूचिस्तान को लेकर के, बयान नहीं, जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें जो बातें सामने आई हैं, और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे पीओके से, सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान से, किलगिट से, बाल्टिस्तान से आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि जो प्रस्ताव आया था सरताज अजीज की तरफ से बातचीत के लिए, उस पर भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत भी बातचीत का पक्षधर है, और उसमें यह भी कहा गया कि सभी मुद्दों पे बात, जो रेलिवेंट इश्यूज हैं, सभी जरूरी मुद्दों पे बातचीत की जाएगी, जिसमें कि पाक प्रायोजित आतंकवाद है, इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ का मुद्दा है, बहादुर अली का जिक्र किया गया। बहुत छोटी टिप्पणी अवधेश जी आपसे, उसके बाद मैं फिर शकील साहब और बाकी लोगों के पास जाता हूं। देखिए, पाकिस्तान एक रणनीति के तहत उसने एक ऑफर दिया ऐसे समय, क्योंकि पाकिस्तान ने जो स्थिति पैदा कर दी है उसमें बातचीत का कोई अर्थ ही नहीं है, और उसमें भी कम से कम जम्मू कश्मीर पर तो बातचीत नहीं हो सकती है उससे। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहते हैं कि हम तो उस दिन की प्रतीक्षा करें इंशाल्लाह जब कश्मीर पाकिस्तान होगा, तो जाहिर है कि उसके बाद बातचीत का क्या अर्थ हो सकता है। और तो लेकिन एक रणनीति के तहत, चूंकि उसके
जो अमेरिका से उसके धनराशि रोक दी गई है, उस पर एक दबाव पड़ रहा है, तो उसने ये देखते हुए कि चलो सेना वगैरह से विचार करके एक ऑफर दे दो ऐसे समय कि इतने के बावजूद हम चाहते हैं, ताकि अगर भारत इस समय नकार जाए तो अच्छा ही हो। अब भारत ने भी एक जवाब दिया है, हालांकि भारत का जवाब डिटेल अभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन भारत के जवाब में तो बिल्कुल साफ साफ ये होना चाहिए कि बिल्कुल हम बात करना चाहते हैं, लेकिन उस बातचीत में बलूचिस्तान का में मानवाधिकार, उस बातचीत में पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति, और साथ ही साथ जो आपके यहां से आतंकवादी आ रहे हैं उनके मामले पर ये तीनों शामिल हो और प्राथमिकता में ये शामिल हो, तब हम बातचीत करेंगे। तब लगेगा कि प्रधानमंत्री ने परसों जो कुछ कहा है वो वाकई क्रियात्मक रूप में या साकार रूप में कूटनीति में परिणत हो रहा है। उपेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है? अब देखिए, मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूं कि बातचीत तो कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, बातचीत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब युद्ध चल रहा होता है उसमें भी बातचीत ही एक ऑप्शन है। जब इनकाउंटर हो रहा होता है अपराधियों के साथ, उस समय भी बातचीत एक ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन के रूप में बातचीत है जो कि उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब क्या बातचीत करें? तो अभी सबसे पहले तो बातचीत है कि बातचीत करने के लिए जो अच्छा माहौल होना चाहिए, वो माहौल कैसे बने, इस पर पहले बातचीत होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कि आप हम पर कॉन्फिडेंस करें, हम आप पर कॉन्फिडेंस करें। जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा है तो विदाउट कॉन्फिडेंस बातचीत करने से कुछ निकलेगा नहीं। सिर्फ बातचीत के लिए बातचीत का कोई फायदा नहीं है। तो भारत को बातचीत करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत को कभी ये कहना ही नहीं चाहिए कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हमेशा बातचीत के तैयार हो, लेकिन बतलाए कि क्या बातचीत है। पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कि जो घटनाएं घट रही है, जो हम सबूत आपको दे रहे हैं, जो बार बार आप सबूत मांगते हैं, हम देते हैं, आप कुछ कार्रवाई नहीं करते, तो आप कार्रवाई कीजिए। जो लोग हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो सीधे आपका नाम ले रहे हैं, तो आप है कि उसके बारे में कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं उपेंद्र जी। इस बीच जो है जो कुछ कहा गया है विकास स्वरूप की तरफ से, उसकी कुछ डिटेल आई है। मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को और जो हमारे मेहमान हैं उनको बता दिया जाए। जो विकास स्वरूप की तरफ से ट्वीट किया गया है, इंडिया वुड वेलकम ए डायलॉग ऑन कंटेम्प्रेरी एंड रेलिवेंट इश्यूज इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ये कहा गया है। एट दिस टाइम की इंक्लूड ए स्टॉपेज ऑफ पाकिस्तानी सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट लाइक बहादुर अली, incitement to violence and terrorism across the border, parroting of internationally recognized terrorists like Hafiz Saeed and Sayyid Salahuddin, and sincere follow-up on the Mumbai attack trial and the Pathankot attack investigation in Pakistan। इसमें आपसी बातचीत का जिक्र कहीं नहीं है। जो बातचीत होगी वो इन मुद्दों पर होगी। रेलिवेंट इश्यूज ये हैं जो जिसका भी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। अवधेश जी, आप इसमें देखो जो महत्वपूर्ण बात हो गई कि इसमें साफ कहा गया है कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटेड टेररिज्म, मतलब आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमारे यहाँ घुसपैठ आतंकवादियों को करा रहा है उस पर बातचीत करेंगे बहादुर अली सहित, और बाकी पठानकोट है। यानी बातचीत के पहले पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि आपके यहां से घुसपैठ आतंकवादियों की हो रही है। तो यह भारत का एक क्लियर कट मैसेज उनके साथ है कि अब कोई छुपे रुस्तम वाला संबंध नहीं है। आप जो है आप हमको छूड़ा घोपते भी रहे और हम हंसते भी रहे, ये दोनों नहीं चलने वाला है। आप जो छूड़ा घोप रहे हैं वो दुनिया को दिखाते हुए कि वाकई आप घोप रहे हैं, उस छुरे को घोपना बंद करें, इस पर बातचीत होगी। ठीक, आनंद जी आपका रिस्पांस इस पर जो भारत की तरफ से कहा गया है कि कंटेम्प्रेरी एंड रेलिवेंट इश्यूज जो हैं उसमें बहादुर अली का जिक्र किया गया, इन्फिल्ट्रेशन का जिक्र किया गया, उसमें मुंबई अटैक का जिक्र किया गया, उसमें पठानकोट के का जिक्र किया गया है कि ये जो रेलिवेंट है इस पर मुद्दे हैं, इस पर बातचीत होगी। आपकी टिप्पणी? निश्चित रूप से भारत सरकार लगातार पाकिस्तान को हर एक घटना के बारे में बताते रहा है, और इतना ही नहीं, साक्ष्य के साथ उसके बावजूद उन्होंने कार्रवाई करने के जगह पर उनको और प्रोत्साहित किया, उनको प्रोटेक्शन दिया, और दुनिया भर के देशों ने इस बात को समझा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये सही वक्त है, केवल उन्हीं विषयों पे बात करना चाहिए, और साथ में एक विशेष रूप से जो
अवधेश जी ने कहा कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ है जो अभी पीओके के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करना चाहिए। क्यों ना उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाए, क्योंकि वहां के भी जो क्षेत्र है वो भारत का ही है, कश्मीर का है, और वहां का भी मानवाधिकार दुनिया को पता चले। वहां डेवलपमेंट वहां बिल्कुल नहीं हो रहा है, मानवाधिकार बिल्कुल नहीं है। और भारत चाहे सिविलियन का डेथ हो चाहे मिलिट्री का हो, निश्चित रूप से दुख होता है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि वहां शांतिपूर्ण अस्थायी हल हो। के लिए समय कम थोड़ा बचा हुआ है। शकील साहब की पहले बॉर्डर टेररिज्म है उसको बंद करे, इस पर बात होनी चाहिए। शकील साहब, क्या ये मान के चलें अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है, फिलहाल बातचीत का रास्ता क्या पूरी तरीके से बंद मान के चलें, क्योंकि पाकिस्तान ने लंबे समय से एक स्टैंड लिया हुआ है कि मुद्दे पर बातचीत, सभी मुद्दों पर बातचीत इंक्लूडिंग कश्मीर, वो हमेशा कहता रहा है। भारत ने अपनी शर्तें रख दी हैं कि ये जो आप तमाम आतंकी भेज रहे हैं हम इस पर बातचीत करेंगे, पठानकोट हमले में जांच कहां तक पहुंची, मुंबई हमले में क्या हो रहा है इस पर हम बातचीत करेंगे। तो क्या आपको लगता है ये बातचीत का सिलसिला मान के चलें कि बंद हो चुका है? नहीं, अभी तो बातचीत नहीं होगी, लेकिन ये कूटनीति है। पाकिस्तान ने जो बातचीत का प्रस्ताव रखा वो इसीलिए रखा, जैसा अभी अवधेश जी ने बताया कि उनके अमेरिका के दबाव हैं, उनके एड्स बंद हो गए हैं, मदद बंद हो गई है, तो उनको दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा कि हम तो तैयार हैं, भारत नहीं बात करना चाहता है। लेकिन भारत ने भी बहुत अच्छे से उसका उनको जैसे कहा जाए मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हाँ हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन सब्जेक्ट मेरा ये है, तो ये कह दिया। और इस सब्जेक्ट पर पाकिस्तान बात कर नहीं सकता, उनके पास क्या है जवाब देने के लिए, बात करने के लिए नहीं है। तो लेकिन ये स्ट्रेटजिकल हमारा एक्शन जो है वो सही है कि हमें बात करने के लिए हमेशा तैयार रहना ही पड़ेगा, और हम इंटरनेशनल लेवल पर इनको मुंहतोड़ इसी तरह जवाब दे सकते हैं। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा उपेंद्र जी कि ऐसे इस समय में क्या आपको लग रहा है भविष्य में भारत इसी रणनीति पर चलेगा, या फिर ऐसी स्थिति तो नहीं होगी जब हमने देखा था कि सीमा पर सेनाएं खड़ी थी और लग रहा था कि शायद युद्ध जैसी स्थिति होगी, और उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर के एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, फिर से बातचीत का प्रोसेस शुरू हुआ था। अभी की स्थिति में क्या लग रहा है, क्या ऐसा कुछ इस तरीके की बात आगे चल के फिर नरेंद्र मोदी भी करेंगे, या आपको लगता है भारत की जो स्ट्रेटजी है वो अब इस स्ट्रेटजी पे कुछ साल तक काम चलेगा? देखिए, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। ये जो समस्या है ना उसका समाधान युद्ध से नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति है, और अगर परमाणु युद्ध होता है तो उसमें कोई भी पक्ष विजयी नहीं होता है, दोनों पक्ष पराजित होता है। तो ये तो हमारे अपने दिमाग से निकाल लें कि भारत उस पर हमला करेगा या कोई युद्ध होगा। ये कूटनीतिक तरीका से होगा और डेमोक्रेटिक तरीका से होगा, यही दो है। या तो डेमोक्रेटिक तरीका हो या कूटनीतिक तरीका हो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो, और हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम आपको कैसे चेक करेंगे, आप जो कर रहे हैं उसको हम कैसे नाकाम करेंगे, यही इसी तरह से होगा। तो हमें लगता है युद्ध की जो भी बात कर रहे हैं ना वो यथास्थिति को नहीं समझ रहे हैं। और सब्जेक्ट के लिए जो आनंद साहू जी ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं, हमको लगता है कि प्रवक्ता है अपनी पार्टी में और अपनी सरकार में, वो सब प्रस्ताव इनको रखना चाहिए। चलिए ठीक है, आनंद जी के लिए एक चीज और, लेकिन अगर जब बातचीत अगर होगी तो फिर बात अब किससे करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन प्राइम मिनिस्टर ने भी एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि वहां पे कई केंद्र हैं, इसका जिक्र हम लोग भी चर्चा करते रहते हैं। तो अगर हम बातचीत करें तो क्या सिविलियन हुकूमत से ही करेंगे? नहीं, इस समय तो जाहिर है कि बातचीत तो सिविलियन हुकूमत से होगी। देखिए, बातचीत हो सकती है, तत्काल भले नहीं हो, लेकिन बातचीत तो होगी, पाकिस्तान की मजबूरी है। लेकिन भारत की कूटनीति यह नहीं होनी चाहिए कि हम बातचीत के लिए लालायित हैं, क्योंकि भारत को परिणामकारी बातचीत की कूटनीति पर चलना चाहिए, भारत को बाध्यकारी बातचीत के नीति पर चलना चाहिए, भारत को अपने अनुकूल वातावरण बनाने के, और पाकिस्तान अपने जो उसका कारगुजारी है कश्मीर को लेकर के और आतंकवाद को लेकर, उससे कैसे वाकई पीछे हटे, जिसका आपने जिक्र किया, उसके परिणाम यह है, उसको बाध्यकारी कूटनीति कहते हैं कि सीमा पर हमने सैनिक खड़ा कर दिया कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं हमला करने के लिए और युद्ध के लिए तैयार हूं। वो युद्ध किया नहीं जाता है, तो उसके परिणाम ये हुए कि बाजाब्ता मई 2002 में, जुलाई में सैनिक हटी थी, मुझे याद है, बाजाब्ता दबाव में मुशर्रफ को वहां के सारे आतंकवादी संगठनों पर बैन करना पड़ा। उसी समय लश्कर-ए-तैयबा, सिपाही साहबा, लश्कर-ए-झांगवी, ये सभी पर बैन उस समय लगा था।
उसी समय मदरसों पर बजाप्ता जो है उनके रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी और काफी स्टेट उठाए थे, तो उस कदम का भी असर हुआ था। लेकिन भारत अभी उस स्थिति में नहीं है। हाँ, अगर कोई बड़ा हमला आतंकवादी हो जाता है तो हो सकता है भारत को सीमा पर फिर से सैनिक वहां उठाना पड़े, लेकिन भारत ने जो इस समय स्टेप लिया है, एक पैराडाइम शिफ्ट है स्ट्रेटेजी में, मुझे लगता है कि अभी उस पर आगे बढ़ने की थोड़ी जरूरत है, तब उसके परिणाम दिखाई देंगे। बातचीत तो होती है। चलिए अब इस विषय को यही समेटते हैं, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि जो बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट नाइला कादरी हैं, उनकी तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करती हैं, आशा करती हैं कि वो इंदिरा गांधी की तरह कुछ करेंगे। इसके तमाम सारे मायने हैं। तो ये तमाम बातें बलूचिस्तान में हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मॉनसून सत्र जो कि समाप्त हुआ है। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बात कर लेते हैं मॉनसून सत्र की। तमाम जो है बहुत कम समय, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे। काफ़ी फ्रूटफुल रहा, काफ़ी सफल मॉनसून सत्र रहा, जिसमें जो है आपको बता दें कि करीब 18 के आसपास जो है बिल पास हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जीएसटी बिल रहा। कैसे देखा जाए, काफ़ी लंबे समय बाद का एक सहमति देखने को मिली सदन के अंदर कई मुद्दों पे। अभी जिस मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे थे, कश्मीर मुद्दे पर भी सभी दल एक साथ दिखाई दिए, जीएसटी पे भी तमाम विरोध के बावजूद तमाम दल एक साथ दिखाई दिए। पहली टिप्पणी शकील साहब आपसे। देखिए, पार्लियामेंट का ये सेशन तो बहुत सक्सेसफुल हम कह सकते हैं। चले, जीएसटी को बहुत दिनों से लटका हुआ था। अब यूपीए की गवर्नमेंट में भी ये लटका रहा बीजेपी की वजह से। अब मोच की लड़ाई में बीजेपी की गवर्नमेंट में भी लटका रह जाता, ये उचित नहीं था देश के लिए। तो विपक्ष ने यहाँ दिल बड़ा करके इस बिल को पास करा दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। और बड़ा पीसफुल का माहौल चला और हाउस किसी दिन बाधित नहीं हुआ है। इनके पास वर्क ही कम थे, ठीक से इनको आइडिया नहीं था कि इतना अच्छे से हाउस चल सकता है, इसलिए बिल और ज्यादा भी पास हो सकते थे। उतने बिल के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए बिल को पार्लियामेंट में नहीं रख सके। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि काफी दिनों के बाद ये पार्लियामेंट का सेशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल देश हित के लिए रहा। आप उपेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मानसून सत्र को? माने कि अब सरकार को किस तरीके से आगे बढ़ना है, तमाम चीजों को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, जिस तरीके से तमाम दलों के साथ बातचीत की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे सत्र हमने देखे हैं जो छोटे छोटे मुद्दों पर जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गए। तो ये मान के चलें कि अब एक नई रणनीति के तहत सरकार काम कर रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसके पहले जो 2 सेशन खराब हुए हैं, तो उसके लिए जो रूलिंग पार्टी है कहीं न कहीं वही जिम्मेदार थी। उत्तराखंड का मामला आ जाता था, कभी अरुणाचल का मामला आ जाता था, और ये मामला खड़ा किया जाता था राज्यपाल के द्वारा की ताकत के दुरुपयोग का या केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण। तो उसके कारण हंगामा होते थे। इस बार वैसा कारण नहीं था। इस बार कांग्रेस की सरकार रिस्टोर हो गई थी, उत्तराखंड में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी हो गई थी। यानी विपक्ष के पास उतने कोई ग्रीवांसेज नहीं थे, बड़े ग्रीवांसेज नहीं थे सरकार के पास। तो ये जो सरकारी पार्टियां हैं वो अगर चाहें तो स्थिति को बेहतर बना सकती है और माहौल को खराब होने से बचा सकती है। उसके पहले 1-2 और हुआ था, सुषमा स्वराज वगैरह वाले मामले में, तो भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी कलह था उसके कारण वो मामला उछला था, जिसके कारण विपक्ष ने उसको डिस्टर्ब कर दिया पूरा। तो ये अच्छी बात है और हमें लगता है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है वो किस तरह से, जब से नजदीक आए सेशन या सेशन नहीं भी चले, तो कैसे सद्भावपूर्ण वातावरण बना रहे। क्योंकि जब आप विपक्ष को छेड़ेंगे तो विपक्ष भी छेड़ेगा, उसके कारण है ये सत्र बर्बाद हो जाता है। अच्छी बात है कि इसमें काम हुआ और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी तरह का माहौल बना रहेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि विपक्षी पार्टियों से ज्यादा जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टियों की होती है और उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते रहना चाहिए और इससे सीख लेना चाहिए। क्रेडिट किसको देंगे, सरकार को या विपक्ष को? इसके लिए सबको क्रेडिट जाए। ठीक,
अवधेश जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक ये मान के चलें कि अब ये कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति अभी और आगे रहेगी, या सरकार को भी ये सदन चलाना या किस तरीके से मैनेज करना है ये तमाम चीजें? क्योंकि इस बार हमने देखा करीब सबसे महत्वपूर्ण बिल था जीएसटी, सबकी निगाहें लगी हुई थी। 15 विधेयक लगभग कुल पास हुए हैं, 14 बिल जो है इस बार पास हुए हैं। नहीं, 15 लोकसभा 14 राज्यसभा में। जी। देखिए ऐसा है कि देश का वातावरण, देश का जो मनोविज्ञान था वो राजनेताओं ने समझा है, वो ये था कि आपस के विरोध होते हुए भी संसद की जो मुख्य भूमिका है बहस करने और विधेयक पारित करने की, देश के लिए कानून बना के, वो अपनी भूमिका निभाती रहे अपने विरोध के बावजूद, और वो इस बार संसद ने किया है। तो ये एक बेहतर निशानी है और बहुत उच्च स्तरीय बहस हुई है। खास करके जीएसटी के बहस को जब आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे सांसदों ने काफी पढ़ के उस पर बहस किया है, उसके बिंदुओं पर क्या समस्याएं आ सकती है। इसका यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारे सांसद थोड़ा ध्यान दे तो दुनिया के किसी भी संसद से हमारी संसद जो है कम स्तरीय नहीं हो सकती है, एक निष्कर्ष है। आप केवल बिल में मत जाइए, इस बार जिन जिन चीजों पर बहस हुई है उन सबको देखिए। कश्मीर पर 2-2 बार बहस हुई, दलित का मुद्दा, दलित के मुद्दे पर बहस हुई, आपको जीएसटी पर जबरदस्त बहस हुई है। तो ऐसे भगवंत सिंह मान का मुद्दा आया है, वो भी एक बड़ा मुद्दा इस बार बना है। लेकिन मैं मतलब उपेंद्र जी के इस बात से सहमत केवल नहीं हूं कि बाधित होती रही तो केवल सरकार के कारण बाधित होती रही है। कांग्रेस की भी अपनी रणनीति थी कि जैसे भाजपा बाधित करती थी और वो सत्ता में आ गई, शायद हम भी वैसे आ जाएंगे। लेकिन इससे हम ये नहीं मान लेंगे अभी कि आने वाला सत्र भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। हमारे देश की समस्या यह है कि हर 6 महीने पर, 7 महीने पर, 8 महीने पर कोई ना कोई चुनाव आ जाता है। अब चुनावी राजनीति का अखाड़ा अगर संसद को हम बनाने लगेंगे तो उसमें बाधित होता, तो वो समस्या अभी फिर से लगी हुई है। इसलिए इस सत्र को तो हम मान लेंगे कि इस सत्र में 101% करीब 111% काम हुआ लोकसभा में और 99% करीब राज्यसभा में काम हुआ है। ये अत्यंत ही फलदायी, सुखदायी, देश में जो एक विश्वास टूट रहा था संसदीय लोकतंत्र के प्रति, उस विश्वास को फिर से बरकरार रखने वाला ये संसद सत्र साबित हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी इस विषय के ऊपर, क्या कुछ सबक लिया आपने, किस तरीके से सदन को आगे बढ़ाना है और आने वाले समय में हम क्या उम्मीद करें, क्योंकि चुनाव भी रहेंगे, जिसका जिक्र अवधेश जी कर रहे थे अभी। देखिए विपुल जी, सरकार लगातार सकारात्मक जो है रवैया रखी रही, ऐसी कोई ऐसी गलती नहीं की थी। सवाल ये होता था कोई ना कोई मुद्दे आ जाते थे और उसको विपक्ष भी उसको और ज्यादा पार्लियामेंट का सेशन में ज्यादा उसको भुनाने का प्रयास करती रही। अब इस बार ये हुआ, सब लोगों को लगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है पार्लियामेंट में अच्छे बिल बने, और इसके लिए सबको चुना गया है। आप देखिए जीएसटी पे, जैसे अवधेश जी कह रहे थे, श्री अरुण जेटली जी जो वित्त मंत्री हैं, उनका अगर एक एक बयान आप देखिए, जवाब देखिए, इतना बढ़िया इस बार उन्होंने अध्ययन करके सभी सांसदों का जो क्वेश्चन वगैरह था या कोई डाउट था, इसीलिए बनाया गया, भी इतना बढ़िया जवाब दिया। देखिए पहले भी जवाब देते रहे, लेकिन जो जीएसटी पे एक अनुपूरक जो भी क्वेश्चन जो भी रहे, उन सभी पर एक एक करके जो जवाब दिए, इतना सेटिस्फैक्टरी था और सब लोगों ने एक खुशी जाहिर किया। और इतना ही नहीं, देखिए एम्प्लॉइज कंपनसेशन बिल, बेनामी ट्रांजेक्शन बिल, टैक्सेशन लॉज, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल, ये तमाम, और उसके बाद महिलाओं का जो वो छुट्टी जो है जी 6 महीना का, उसके लिए ये बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि महिलाओं को बहुत कष्ट होता था कि अब छुट्टी नहीं मिलती थी, बहुत तरह तरह के वहाँ परेशानी हो जाता था। तो ये एक बहुत चले समय शकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हाईली प्रोडक्टिव सेशन के अगर दिस इज द बेस्ट हाईली प्रोडक्टिव सेशन। शकील साहब का सेशन चले, इसके लिए सभी लोगों को प्रयासरत रखना चाहिए। शकील साहब को जवाब देना, आपको बहुत संक्षेप में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहिए, उन्होंने भी बिल्कुल एकदम निश्चित रूप से, और सरकार के मुखिया हैं उनको बधाई देना चाहिए। लेकिन मोदी जी को ये ख्याल रखना चाहिए आगे भी कि गुजरात की तरफ ना देखें, पार्लियामेंट को चलने दें। अवधेश जी, आखिरी टिप्पणी में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल रहे, जीएसटी को अगर हम छोड़ दें तो चाहे मोटर व्हीकल एक्ट हो, मैटरनिटी वाला बिल हो, टैक्सेशन लॉ हो, आप सबसे महत्वपूर्ण किसे मान रहे हैं? जीएसटी तो रहा ही।
नहीं, जीएसटी के बाद जो मातृत्व जो है छुट्टी, वो जो विधेयक है, मैटरनिटी जो विधेयक बना है, वो मुझे लगता है कि भारत में एक मातृशक्ति को और उसको महत्व देने के का है और एक ऐतिहासिक साबित होगा। हम सब लोग माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं, हमारी माँ को कहीं काम करना पड़े और हमारे पैदाइश के लिए और हमको कुछ समय पालने के लिए छुट्टी न मिले तो एक संवेदनहीनता होती। और मुझे लगता है इस मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा छुट्टी इसके बावजूद अब भारत के जो है गर्भवती माताओं को मिलेगा, इसलिए इसको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। जी, प्राइवेट सेक्टर में लागू हो गया सर, प्राइवेट सेक्टर में भी लागू है, प्राइवेट सेक्टर में लागू है, प्राइवेट सेक्टर के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी आपका, साहू साहब आपका, अवधेश जी आपका, शकील साहब आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।